मुझे रामायण से प्रेरणा आ रही थी। हिंदी बिना भारत में कोई जिंदगी तो नहीं होगी। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, प्यारी भाषा बन गई। 20 साल पहले इंडिया और अभी का जो इंडिया है, क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? लेकिन रसिक और आध्यात्मिक स्तर ये दोनों मूल पास है। भाव है, इमोशन। रामायण तो ये काल्पनिक या रियल स्टोरी है। रामा का मतलब राम की पत्नी संस्कृत में। अलग अलग दूसरे धर्म के लोग को भी श्री राम जी की सेवा कर रहे थे और उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। आपका चुनाव, आपका चॉइस वो क्या होगा? आपकी अपनी प्रेमिका या आपके लोग? मिशनरी जब वो आ गए तो पूरा विनाश करवाई इस पुराने सभ्यता को। और हम हिंदू धर्म हो के भी हम नास्तिक भी रह सकते हैं, आस्तिक भी होते आई डोंट एक्सेप्ट द वेदर। इंडिया को ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। संस्कृत एक पवित्र भाषा है, इसलिए अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यता दताम मम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसे महान सत्य मिलवाना चाहती हूँ जो भारतीय संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे देश में श्रवण किया, और वो कोई इंडियन नहीं है, वो बिलोंग करते हैं रशिया से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान रचनाकार के बुक्स का उन्होंने ट्रांसलेट किया है, और कई सारे बुक उन्होंने सनातन धर्म पे लिखा है। तो मैं उन महान शख्स से आपको मिलवाने वाली हूँ। स्वागतन। और ये डरना नहीं है, इनको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, मतलब मेरे से भी अच्छे से। तो मैं अभी हिंदी में ही हम लोगों की वार्तालाप होगी। नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं जब आपसे मिली तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इच्छा हुआ मेरे मन में ये जानने का कि आपने हिंदी कहाँ से सीखा? कि कैसे इच्छा हुई कि मुझे हिंदी सीखनी चाहिए? ये एक पुरानी कहानी है मेरी जिंदगी में, क्योंकि बचपन से मुझे रामायण से प्रेरणा आ रही थी। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं जानता था सीताराम जी कौन कौन है, और रामायण का अनुवाद है रूसी भाषा में, और रामचरितमानस का अनुवाद भी है। तो जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये राम की कहानी ओरिजिनल में दी पढ़नी चाहिए। मैंने समझा कि हिंदी में ना ये तो बिल्कुल असंभव होगा। बिल्कुल वाल्मीकि रामायण वो संस्कृत में है, लेकिन रामचरितमानस अवधी, और अवधी से हिंदी अनुवादित हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी सीखनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, जब मैं भारत आने लगा, तो ये 20 साल पहले पहले बार मैं यहाँ आ गया 20 साल पहले। तो मैंने समझा कि हिंदी बिना भारत में भी कोई जिंदगी तो नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अलग अलग भाषाएं आती हैं। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में हिंदी ये एक सबसे मशहूर, सबसे विकसित बोल सकते हैं भाषा है। जैसे आपकी मातृभाषा शायद मैथिली होगी, और अलग अलग लोगों की मातृभाषाएं तो अलग अलग होंगे, लेकिन सभी को हिंदी आती है। अंग्रेजी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी मातृभाषा रूसी है। लेकिन यहाँ इंडियन सोचते हैं कि अगर वो ये एक विदेशी है तो उसको शायद अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी में बोलना चाहिए। लेकिन जैसे हमारी मातृभाषा रूसी है, ज्यादातर लोगों को रूस में अंग्रेजी नहीं आती, मतलब सिर्फ रूसी भाषा जानते हैं। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल आती है, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, प्यारी भाषा बन गई है। तो जब मैंने सीखी हिंदी भाषा शायद 15-18 साल पहले। और इसके बाद मैंने सोचा कि हिंदी का टीचर भी बनना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हमारे देश में भी करना चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कि हम पुराने समय से दोस्त हैं, मतलब सोवियत समय से, आज़ादी के समय से। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर भी बहुत कम लोग अब तक हिंदी सीखते हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अगर मैं हिंदी सीखूं तो कोई काम नहीं मिलेगा। अगर मुझे हिंदी का डिप्लोमा मिलेगा रूस में तो कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तो काम मिल गया, और मैं यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर बन गया। तो मेरी पीएचडी भारतीय संस्कृति ने बनी है, मतलब इंडियन कल्चर, इस अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंडियन कल्चर। और पहले मैं लेक्चर्स देता था यूनिवर्सिटी में
इंडियन फिलोसफी में, इंडियन कल्चर और सनातन धर्म के बारे में। रूस में। हाँ, रूस में यूनिवर्सिटी। लेकिन जब मौका मिला तो मैंने मेरा अपना हिंदी का कोर्स बनवाया और अभी मेरे पास 11 स्टूडेंट हैं जो मुझसे हिंदी सीखते हैं। ये पूरा 5 साल का कोर्स है और इसके बाद 5 साल के बाद ये लोगों को हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी टीचर का डिप्लोमा मिलेगा। तो ऐसा हुआ, ऐसे ही। आप बताएं कि आप 20 साल पहले इंडिया आए थे। 20 साल पहले इंडिया और अभी का जो इंडिया है, मतलब क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि इंडिया का विकास ये एकदम बड़ी बात है, क्योंकि पहले जब मैं दिल्ली पहली बार आया, शायद सिर्फ एक मेट्रो का लाइन था। अभी हर जगह पे मेट्रो से पहुंच सकते हैं दिल्ली में, और मेट्रो बनवाया जा रहा है कानपुर में, लखनऊ में, पुणे में, तो हर जगह पे। तो अगर मैं तुलना करूंगा ये दोनों भारत के बीच में, भारत तो एक ही है। भारत अनादि शाश्वत भारत है, इटर्नल इंडिया। लेकिन फिर भी मतलब इंडिया 2006 और इंडिया 2026, या अगर मैं तुलना करूंगा ये दोनों के बीच में, तो आज का भारत ये एक बहुत विकसित देश है। और दूसरी बात बताऊं कि मुझे लगता है भारत में सच में लोकतंत्र है, क्योंकि अगर हम तुलना करेंगे दूसरे देशों से तो ये हर देश में ऐसा नहीं होता कि लोग सरकार के सामने ऐसे ही आ सकते हैं और इसके बाद कोई फायदा होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ भारत में ऐसा होता है और भारत में लोग समझते हैं कि लोकतंत्र की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं हमारी सरकार को और जवाब बिल्कुल आ जाएगा। तो शायद ये जो विकास है, विकास तो मैं सच में देखा हूँ। और तीसरी बात जो मैं बोलूँ कि मैं हमेशा हर जगह पे इंडियंस, मतलब भारतीय छात्रों को बोलता हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि हिंदी सिर्फ तो स्थानीय भाषा है यहाँ, मतलब लोकल लैंग्वेज, लेकिन अभी हिंदी भाषा भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई, क्योंकि हर देश में लोग हैं जो हिंदी सीखते हैं और इंडियन अप्रवासी लोग हर देश में भी मिलते हैं। और अभी हिंदी सीखने में फायदा भी है और 20 साल पहले शायद नहीं था। ये तो भी फर्क है, ये विकास। तो सबसे बड़ा अंतर ये विकास। चूंकि आपने ये भी बताया कि आप जो भगवान राम और सीता की कहानी से प्रेरित हुए, तो आपने हिंदी सीखा। तो मैं अब रामायण से ही कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। ये जो रामायण को लेके माना जाता है कि ये काल्पनिक है, ये मिथ जैसा ये स्टोरी है। आपने पढ़ा, ये चीजें कैसे लगा कि ये काल्पनिक या रियल स्टोरी है? क्योंकि अब इंडिया में भी कुछ परसेप्शंस है कि आधे लोग मानते हैं कि ये काल्पनिक है, आधे जो है इसको रियलिटी के तौर पे देखते हैं। रामायण और महाभारत वो दोनों इतिहास है, और हमारे शास्त्रों के बीच में अलग अलग शास्त्रों का प्रकार है, शास्त्रों का टाइप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो वेद है जो श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, इतिहास है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री का मतलब पुराने समय में लोगों को लग रहा था कि ये एकदम हिस्टोरिकल बुक है, तो मतलब ये एक इतिहास है, सच में इतिहास। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम भाग बन जाते हैं, राम जी सीताराम जी का भाग बन जाते हैं, राधा कृष्ण का भाग बन जाते हैं, तो दूसरे स्तर पर हम पहुंचते हैं। और ये स्तर हम संस्कृत में बोलते हैं भाव और रस। और रस का मतलब आधुनिक हिंदी में रस क्या है? जूस। और रस ये भी भाव है, इमोशन। ये चीज। तो सीता और राम जी के भक्त वो रासिक है। और रासिक का मतलब क्या है कि हम सीता राम जी से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिश्ते माधुर्य भाव में होते हैं। माधुर्य का मतलब रोमांटिक रिश्ते बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि बिल्कुल रामायण में अलग अलग स्तर होंगे। एक ऐतिहासिक स्तर होगा और रसिक स्तर होगा, आध्यात्मिक स्तर भी होगा, लेकिन रसिक और आध्यात्मिक स्तर ये दोनों बहुत पास है।
क्योंकि रासिक लोग सीताराम जी के संबंध पर ध्यान करके आध्यात्मिक स्तर पर भी पहुंचते हैं। ये एक साधना है, रासिक साधना। अगर आप मिथिला जाएंगी या अयोध्या जाएंगी तो सभी ये संत महंत लोग वो रासिक संप्रदाय के होंगे और वो माधुर्य भाव, माधुर्य रास पर ध्यान करेंगे, मधुर उपासना करेंगे। जो बिल्कुल कविताओं में, जैसे रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, भूषुंडी रामायण, क्योंकि अलग अलग रामायण तो भी है, वहाँ ये रस भाव तो भी मिलता है। तो जैसे अलग अलग स्तर हैं, तो जो भी हम बोल सकेंगे रामायण के बारे में, ये शायद सही बात होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये तो, जैसे हम लोग जानते हैं रामायण के जो मेन कैरेक्टर हम लोग राम, सीता, लक्ष्मण इन सबको जानते हैं, राम को सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा कोई और पात्र जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो रामायण में? अ, ये प्रश्न तो काफी मुश्किल है, क्योंकि नहीं, सबसे पहले मुझे उल्लेख करना चाहिए कि रामायण ये सीता जी के बारे में इतिहास, सीता जी के बारे में कहानी, क्योंकि रामा, रामा का मतलब राम की पत्नी संस्कृत में, रामा, ये राम, ये राम जी है, रामा सीता जी है या लक्ष्मी जी है। तो मेन कैरेक्टर मुझे लगता है ये सीता जी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल बोलना चाहिए कि सीता राम जी दोनों बराबर है। जैसे दोनों भगवान और भगवती हैं। ये दोनों के अलावा मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स काफी रोचक लग रहे हैं। उदाहरण के लिए जटायु, क्योंकि जटायु की भूमिका काफी छोटी लग रही है, लेकिन फिर भी हर रामलीला में ये एपिसोड फिर भी मिलेगा, क्योंकि जटायु दिखाते हैं कि पक्षी हो सकते हो, जानवर हो सकते हो, असुर हो सकते हो, विभीषण के जैसे, लेकिन फिर भी राम जी वो इतने दयालु हैं कि आपसे दोस्ती बनवाएंगे और राम जी की सेवा आप भी कर सकते हैं अपनी जगह पे। तो हम अपनी जगह पे कोई सेवा भी कर सकते हैं श्री राम जी को। जैसे विदेशी होने के नाते तो फिर भी सेवा कर सकते हैं, इंडियन होने के नाते अलग अलग दूसरे धर्म के लोग को भी श्री राम जी की सेवा कर रहे थे। और जैसे कबीर, जो जिनका पैदा हुआ एक मुस्लिम परिवार में, लेकिन फिर भी राम जी के भक्त बन गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जटायु ये एक कैरेक्टर है जो हमें ये रास्ता दिखा सकता है कि क्या करे, सेवा करो। जैसे राम का जो पात्र है, जो उनका व्यक्तित्व रामायण में दिखाया गया है, उनसे आज के जो जनरेशन है, आज के जनरेशन में अभी आपको 20 साल पहले का नहीं बता रही हूँ, मतलब हम जो लोग हैं, आप देख रहे हो, तो वो क्या सीख सकते हैं? राम जी, वो पहले सभी लोग सोच रहे थे कि राम जी सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो स्कूल में हमें टीचर्स वो भी बोलते हैं, अच्छा भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब जो आइडियल कैरेक्टर है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब आइडियल कैरेक्टर। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले, रामायण में रास भी है। रामायण ये प्रेम की कहानी भी है, ये प्यार की कहानी भी है। और राम वो आइडियल है, लेकिन सिर्फ धर्म में नहीं, प्यार में वो भी आइडियल है। और रामायण ये सबसे पहले रोमांटिक कहानी इतिहास है। तो जब हम रामायण का पाठ करते हैं और रामलीला देखते हैं, तो देखना कि ये प्रेम की कहानी भी है और इस प्रेम की कहानी प्रेरणा भी लेना। और रासिक बाकी ये क्या है, ये प्यार की भक्ति, प्रेम की भक्ति है। ये दूसरा मार्ग है जिसके बारे में लोग बार नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि राधा और कृष्णा वो प्रेमी और प्रेमिका है, लेकिन सीताराम जी में ही, सीताराम जी बस धार्मिक है। इन दोनों में तो कुछ नहीं है, कोई प्यार, मतलब सही प्यार तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। शुरुआत से रामायण आप पढ़िए और आप देखेंगे कि ये प्रेम की कहानी है और हम लोगों 21वीं शताब्दी में ये प्रेरणा भी आएगी। प्रेम की कहानी तो है, जैसे लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम का भी है कि उन्होंने इंतजार किया सो रहे हैं अभी उर्मिला। तो
ये चीजें। ये तो प्रेम में अलग अलग दृष्टिकोण तो भी हो सकता है, अलग अलग साइड भी हो सकता है। जैसे लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम ये एक बात है, सीताराम जी का प्रेम दूसरी बात है, लेकिन सब कुछ वो रामायण में बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, जब हम लोग प्रेम की बात अभी, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि राम जी जो है जब वो वापस अयोध्या आते हैं, उसके बाद ये भी चीजें है कि उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया था। तो ये ज्यादा है कि हाँ उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इन चीजों को लेके आप अ, हर प्रेम की कहानी में विरह भी होता है, सेपरेशन भी होता है। सेपरेशन बिना, विरह भाव बिना तो कोई प्रेम की कहानी कभी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले समझना है कि वाल्मीकि मुनि एक लेखक है, तो उनका मकसद ये है विरह भाव, लव एंड सेपरेशन को दिखाना चाहिए हमको। तो इसलिए ये परित्याग बिना रामायण इतना रोचक नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि शोधकार बोलते हैं और सोचते हैं कि ये कहानी जो उत्तराखंड में मिल सी है कभी नहीं हुई थी, क्योंकि शायद वो एक थोड़ा लेटर इंटरपोलेशन हो गया, और पहले ओरिजिनल रामायण में ऐसा नहीं था। और गुरु लोग, आचार्य लोगों के बीच में एक स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज है जो ऐसा भी बोलते हैं कि परित्याग कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी कल्पना करेंगे कि परित्याग हो गया, क्योंकि हमें तो पता नहीं, शायद परित्याग हो गया। तो अगर परित्याग हो चुका है, अभी कल्पना कीजिए कि आप आधुनिक व्यक्ति नहीं है, यू आर नॉट अ मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप प्राचीन भारत के एक राजा है, और आपके देश में कानून है कि अगर आपकी पत्नी दूसरे आदमी के घर में 1 साल के दौरान रही थी तो परित्याग करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो पूरे देश पर शव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? और आप इन कानून में विश्वास बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आप आधुनिक व्यक्ति तो नहीं है, आप प्राचीन भारत के एक राजा है। तो आप क्या करेंगे? आपका चुनाव, आपका चॉइस वो क्या होगा? आपकी अपनी प्रेमिका या आपके लोग? और बिल्कुल राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आइडियल किंग, तो बिल्कुल उनका चुनाव ये है, लोग और देश। आधुनिक लोगों को ये बहुत सरल बात है, हम बातें कर सकते हैं कि ये गलत है, गलत व्यवहार है, ये राम जी की गलती है, और शायद सीता जी से प्यार नहीं करते थे उस समय। ऐसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम जी पूरी जिंदगी में सीता जी से प्यार कर रहे थे। तो उनके लिए ये चुनाव बहुत बहुत कठिन था, वो बहुत पीड़ित थे इसके बाद, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए था। और ये अभी तो भी बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र का संकेत भी है, क्योंकि ये लोगों, मतलब अवधवासी लोगों का विचार था कि परित्याग करना है, और राजा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आइडियल रूलर, आइडियल किंग। तो प्यार, मतलब अपने प्यार और धर्म के बीच में और लोकतंत्र के बीच में उनका चुनाव एक क्या है? धर्म और लोकतंत्र। अभी तो बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम प्राचीन भारत के निवासी नहीं है, और नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी अलग थी, और बिल्कुल ये चुनाव बहुत कठिन था। देखिए यहाँ रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े एपिक्स है, तो रसिया में भी कोई ऐसे बड़े एपिक्स है जिसे हम इंडियंस को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए? लेकिन रूस का इतिहास इतना पुराना नहीं है। रूस का इतिहास ये सिर्फ 1000, शायद 1000 से थोड़ा ज़्यादा का साल का इतिहास है, तो इसलिए इतना बड़ा एपिक तो नहीं हुआ, क्योंकि एपिक मिलता है प्राचीन देशों में, जैसे भारत, ग्रीस, इजिप्ट, मेसोपोटामिया वगैरह। तो लेकिन रूस में ऐसा नहीं मिलता, और रूस में कई छोटी कविताएं हैं जो एपिक स्तर पर नहीं पहुंचे। और रूस में दूसरा दिक्कत ये है कि उससे 1000 साल पहले क्रिश्चियन बन गया, तो मतलब पुराना सभ्यता का इतिहास वो अभी थोड़ा भुला गया है। तो हम नहीं जानते हैं अच्छी तरह कि क्या होता था क्रिश्चियनिटी से पहले, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरी जब वो आ गए तो पूरा विनाश करवाई इस पुराने सभ्यता को, और आज तक तो हम बहुत कम जानते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अम, रूसी लोगों को रामायण महाभारत इतने दिलचस्प है, क्योंकि अपनी अपनी संस्कृति में इतनी बड़ी कविताएं तो नहीं मिलती। कई नायक हैं जो फोल्क हीरोज को हैं,
लेकिन राम जी के बराबर कोई नहीं होगा और अर्जुन कृष्ण जी के बराबर कोई बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। पहले वहाँ क्योंकि रूस में रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसी समय से पहले ज़्यादातर लोग वो बिल्कुल ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद सभी लोग, ज़्यादातर लोग वो नास्तिक बन गए, क्योंकि वो ऑफिशियल सरकार का आइडियोलॉजी था वो नास्तिक। इसके बाद अभी राशन चर्च है, जो राशन ऑर्थोडॉक्स चर्च इसका नाम, इसका ऑफिशियल नाम, एक क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बहुत प्रचार प्रसार करता है। और लोग तो बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब तक 80% लोग अब तक नास्तिक होंगे। नास्तिक। हाँ, मतलब नास्तिक, शायद नास्तिक का अलग अलग मतलब है। नास्तिक का मतलब है कि नॉन रिलीजियस है या भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग विश्वास तो रखते हैं कि मतलब कुछ है, भगवान शायद नहीं लेकिन कुछ है, कोई सुप्रीम पावर तो होगा। पता नहीं अगर ये लोगों को नास्तिक बोल सकते हैं या नहीं, लेकिन शायद नॉन रिलीजियस बोल सकते हैं। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में भी है कि हम हिंदू धर्म हो के भी हम नास्तिक भी रह सकते हैं, आस्तिक भी होता है कि हमारा बिल्कुल। श्री जैसे मूर्ति पूजा इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। लेकिन लेकिन अगर अगर आप वेद पाठ करते हैं, वेद भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ये आस्तिक है। हाँ, अगर वेद को छोड़ दे के दूसरे ग्रंथों में विश्वास रखते हैं तो ये नास्तिक है। और आधुनिक हिंदी भाषा में नास्तिक का मतलब थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अभी वो बोलते हैं कि नास्तिक के एथिस्ट है। लेकिन पारंपरिक संस्कृत में और पारंपरिक भारतीय संस्कृति में मतलब तो थोड़ा दूसरा था। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन फिर भी वेद में विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर भी नास्तिक होंगे, क्योंकि नास्ति का मतलब वेद को नास्ति बोलते हैं। आई डोंट एक्सेप्ट द वेद, वेद भगवान को स्वीकार नहीं करके मैं नास्ति बन जाता हूँ, फिर भी भगवान में विश्वास रख सकता हूँ। यह पारंपरिक मतलब है, लेकिन आधुनिक हिंदी में थोड़ा अलग हो गया। हाँ हाँ। जैसे आप पहले के जीवन और अब के जीवन में मतलब क्या बदलाव आया इन चीजों अध्यात्म से जुड़ने के बाद? शायद बदलाव की बात तो नहीं होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी सफर है, एक बचपन से मौत तक, शायद मौत तक नहीं लेकिन मोक्ष तक। हाँ, शायद अगली जिंदगी में तो मोक्ष मिल जाएगा, पता नहीं। लेकिन इसलिए हर कदम पे बदलाव हो रहा है। और जैसे मुझे ये प्रेरणा आ गई बचपन से, तो मुझे याद मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या क्या पहले था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन शायद ये है कि हम धीरे धीरे समझते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के एक ख्याल से शाकाहारी होना है। क्यों मतलब सभी हिंदू लोग तो बिल्कुल शाकाहारी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कम से कम लोग समझते हैं कि हर व्यक्ति में, हर जानवर में भगवान बैठे हैं, परमात्मा अंतर्यामी स्वरूप में भगवान बैठे। तो इसलिए जब हम किसी को मारते हैं, ये तो बिल्कुल बुरी बात होनी, कम से कम लोग समझते हैं। क्योंकि ईसाई धर्म और दूसरे धर्म वो ये इसका प्रचार नहीं करते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि शाकाहारी होना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए। सबसे पहले वो विश्वास रखना है भगवान में, लेकिन अहिंसा के बारे में कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर विदेशी जो इंडिया से बाहर आता है, जब वो हिंदू सनातनी बन जाता है, वैष्णव शैव बन जाता है, भगवान के भक्त बन जाता है, तो समझता है कि अहिंसा परम धर्म है। तो आप जैसे रसिया में जो मेन फूड ही होता है कि वेज नॉन वेज, तो ये चीजें हाँ आप मैं बहुत सालों से सिर्फ शाकाहारी खाना खाता हूँ, इसलिए रूस में भी मैं भारतीय खाना, भारतीय भोजन करता हूँ, मतलब मैं खाता हूँ इंडियन खाना। क्योंकि इंडियन खाने में मतलब वेजिटेरियन खाना तो मिलता है रूस में भी और यूरोप में भी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप विदेश में वेजिटेरियन बन जाते हो, तो बिल्कुल इंडियन खाना मिलेगा तो अच्छी बात होगी। जैसे आप इंडिया आके इस इंडिया के आध्यात्म से जुड़े, इन चीजों को सीखे, तो इंडियन को रसिया से क्या सीखना चाहिए, क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए यहाँ? मुझे लगता है कि रूस और यूरोप के बीच में इतना फ़र्क तो नहीं है। तो
पश्चिमी देश है और स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि इंडिया को ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रहना चाहिए। ये बात है क्योंकि पहले भारत वो इतना मतलब जब कॉलोनियल टाइम था और ब्रिटिश राज था और इससे पहले मुगल टाइम था तो क्या हुआ कि इंडिया इतना प्रैक्टिकल नहीं था लेकिन आध्यात्मिक को हमेशा रखा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दोनों तरीकों से विकास करना चाहिए, आध्यात्मिक विकास और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल विकास। तो क्या भारत हमारे देश से नहीं लेकिन पश्चिमी देशों से सीख सकता है ये टेक्नोलॉजिकल विकास। लेकिन मुझे लगता है कि आज का भारत ऐसा भी कर रहा है, तो विकास तो हो रहा है। जो इंडिया सीख सकता था विदेश से, अभी सीख रहा है, तो सब कुछ मिल गया। और भारत मुझे लगता है कि भविष्य में, और सिर्फ भविष्य में नहीं, अभी भी सबसे बड़े देशों में से एक होगा इस संसार में, सबसे विकसित देशों में से एक होगा, कोई संदेह नहीं। हाँ। अभी हम वाराणसी में हैं तो आप वाराणसी अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे शिव जी के यहाँ बहुत आपको ज्यादा मिलेंगे। तो हाँ। या- वाराणसी मेरा पहला अनुभव ये है कि यहाँ बहुत अलग अलग गुरुकुल हैं और गुरुकुल में ये छात्र लोग और पंडित लोग बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं क्योंकि बिल्कुल गुरुकुल हर जगह पे मिलते हैं, वृंदावन में है, अयोध्या में है, हर जगह पे है। लेकिन यहाँ वाराणसी में उच्चारण भी बहुत सही होगा। तो अगर आपको संस्कृत सीखना चाहिए और वैदिक भाषा तो यहाँ आना है क्योंकि उच्चारण के स्तर पर वो सबसे अच्छा होगा। जैसे मैंने सुना जो हमारे अपने गुरुकुल में जो भी हम विश्वेश्वर वैदिक गुरुकुल में है अभी, तो यहाँ के छात्र लोग और यहाँ के पंडित लोग इतनी अच्छी तरह वो प्रोनाउंस करते हैं, इतने अच्छे उच्चारण से बोलते हैं संस्कृत शब्द। तो आधुनिक इंडियंस वो कैसे बोलते हैं विष्णु कृष्णा, लेकिन विष्णु कृष्ण जो संस्कृत में था कोई अभी नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं। और वाराणसी वाराणसी ये शब्द ऐसे ही तो भी बोलना चाहिए, लेकिन आम लोग भारत में ऐसे नहीं बोलेंगे, वाराणसी बनारस बोलेंगे, मतलब विदेशी लोग होते थे। तो भाषा मेरे लिए, जैसे मैं लिंग्विस्ट हूँ, सबसे दिलचस्प बात वाराणसी में ये भाषा है। और बिल्कुल दूसरी बात ये है कि शिव जी इस नगर में हमेशा उपस्थित हैं और शिव जी का प्रेजेंस का प्रभाव तो बिल्कुल भी हो रहा है जब हम यहाँ आते हैं। महसूस ये है कि शिव जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। जैसे कि रसिया और इंडिया मित्र है, हाँ, तो ये हम लोगों का मानना है, इंडियंस का मानना है। हम लोग रसियंस को बहुत अच्छे मित्र के तौर पे देखते हैं। तो रसिया में आपके मित्र जो हैं वो जब आप हिंदी बोलते हैं, आप इस आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में कि ये चीज़ें होता है ना कि हम लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर रही हो, ये सब छोड़ो, पढ़ाई-लिखाई करो। हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो आपके यहाँ मतलब क्या होता है? क्या दोस्त क्या सलाह देते हैं? हाँ, ये सभी लोग रूस में वो जानते हैं कि भारत ये हमारा पुराना दोस्त है, पुराने समाज से दोस्त है। तो सभी लोग सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग वो सम्मान देते हैं भारतीय संस्कृति को। लेकिन बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि बिल्कुल फिर भी अपनी संस्कृति का प्रचार भी करनी चाहिए और इसके बाद हम तो थोड़ी चर्चा डायलॉग भी बनवाएंगे ऐसे हैं। वैसे है इसलिए तो काफ़ी लोग वो बोलते हैं कि शायद ये भारतीय इंडियन कपड़ा ना पहनना चाहिए और पता नहीं हिंदू धर्म का प्रचार ना करना चाहिए क्योंकि हमारा अपना धर्म है। लेकिन बदलाव तो हो रहा है क्योंकि बहुत लोग रूस में अभी योग करते हैं, ध्यान करते हैं और भारत आके वो कीर्तन में भाग लेते हैं, भजन में भाग लेते हैं और ये लोगों को प्रेरणा बिल्कुल भी आती है। तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये असंभव होगा कि कोई प्रभाव नहीं हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना बिल्कुल चाहिए और भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है
तो इसलिए आराम से हिंदी में बातें करनी चाहिए यहाँ विदेशी लोगों से, अगर विदेशी लोगों को हिंदी आती है। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि हम हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब सभी अंग्रेज़ी में होगा और ये इंडियन लोगों को दिखाना चाहिए कि ओ मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। लेकिन मतलब क्या है, क्योंकि अंग्रेज़ी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बन गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरुआत से कि हिंदी भाषा का प्रचार तो भी करना चाहिए सारे विश्व में। और मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि 2 साल पहले, जब नहीं अभी 3 साल पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो फिजी में, और हमारे आईसीसीआर के माध्यम से जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो विदेश मंत्रालय का एक भाग है, ये लोगों के माध्यम से मैं वहाँ गया था, मुझे मौका मिला और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से मुझे एक पुरस्कार मिल गया है जो विश्व हिंदी सम्मान है। और वहाँ फिजी में मैंने देखा कि कितने लोग सारे संसार से, जो अमेरिकन्स है, यूरोपियंस है, कितने लोग आते हैं और हिंदी में बातें करते हैं। और मेरे लिए तो वो इसमें इतना इतना रोचक लगा कि पहले मैं ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि भारत में बिल्कुल इंडियन से बातें कर रहे हैं, उसमें कई साथी जो कलीग है जो हिंदी पढ़ाते हैं, या लोगों के साथ बिल्कुल हम कभी-कभी बातें भी करते हैं हिंदी में। लेकिन सारे विश्व से लोग आए वहाँ और सभी को हिंदी आती है। तो ये शायद गर्व की बात है इंडियंस को, तो हिंदी पढ़ाए विदेशी लोगों को और हिंदी में बातें कीजिए और हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। रामायण के बारे में काफ़ी बातें हो गई। अब मैं कुछ आप अगर श्लोक कुछ गा सके कविताएँ या है। हिंदी में। श्री रामचरितमानस की शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, वर्णनमत संगनम रसानम छंदसामपि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी वंदना करते हैं वाणी और विनायक को। वाणी या सरस्वती देवी है और वाणी का मतलब स्पीच, भाषण, भाषा। क्यों? क्योंकि जब हम संस्कृत में बातें करते हैं तो हर ध्वनि में शक्ति बैठी है और शक्ति ये भगवती का अवतार है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि संस्कृत एक पवित्र भाषा है। इसलिए संस्कृत को हम सम्मान देते हैं और हमें लगता है कि संस्कृत को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं लेकिन विदेश में भी। अभी बहुत कम लोग ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन आशा है कि भविष्य में विकास तो हो जाएगा और ज़्यादा लोग संस्कृत सीखेंगे और सिखाएंगे बिल्कुल हर देश में। और दूसरा श्लोक जो मुझे लगता है काफ़ी प्रेरणादायक है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। सकृदेव प्रपन्नया तव स्मृति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यतदतं मम। यहाँ राम जी हम लोगों को सिर्फ प्रेरणा नहीं लेकिन आदेश भी देते हैं। आदेश क्या है? प्रपत्ति कीजिए, मेरे भक्त बनिए और मैं तो आपकी रक्षा बिल्कुल करूँगा। आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हो, फिर भी मैं आपकी रक्षा करूँगा। जैसे रामानंदाचार्य जो यहाँ हम वाराणसी में हैं और पंचगंगा में एक मठ है, श्री मठ वाराणसी, और रामानंदाचार्य का आश्रम थे, जो कबीर जी के गुरु थे। तो उन्होंने भी कहा कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तो वो इसका मतलब क्या है कि आप विदेशी हो सकते हैं या देशी हो सकते हैं, अगर भगवान श्री राम जी का नाम लेंगे और भगवान श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। वाह! काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अ, आपने मतलब ठीक है, ये तो मैंने रामायण की बात कही। मैं अब थोड़ा-सा हट के बात करना चाहती हूँ। आपने हिंदी के लिए क्या कभी हिंदी मूवी देखा है? हाँ, बिल्कुल हम देखते हैं और हम स्टूडेंट के साथ भी देखते हैं कभी-कभी। जैसे सबसे मशहूर फ़िल्म से जो आज की फ़िल्म शायद
रूस में इतने मशहूर नहीं बन जाते हैं, लेकिन 3 जैसे आशिकी, आशिकी 2, अनजानी अनजाना, आकाशवाणी तो हमने सभी देखे और लोगों को बहुत पसंद है रूस में। वहाँ का रूस में मुझे लगता है कि हिंदी सीखने के लिए मूवी में फिल्म देखने वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिल्मों में, आधुनिक फिल्मों में भाषा मतलब इतनी सरल बन गई, क्योंकि पुरानी फिल्मों में ऐसा नहीं था। पुरानी फिल्मों में वो शुद्ध हिंदी वो ज़्यादा मिलती थी, लेकिन आधुनिक फिल्मों में वो बोलचाल की भाषा है। इसलिए फिल्मों को बिल्कुल देखनी चाहिए अगर आप हिंदी सीखते हैं। आपका फेवरेट हीरो अब एक्टर? पता नहीं अगर मेरा फेवरेट हीरो होगा, हाँ। क्योंकि बिल्कुल सभी रूसी लोगों को राज कपूर बहुत पसंद है। उसी समय जो उस पुराने नायक है, लेकिन मुझे कोई किसी नाम को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात तो मुझे लगता है भारत में तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लग रहा है। अगर मैं बताऊंगा ये नाम तो लोग बोलेंगे तुम ये पार्टी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सभी वो बॉलीवुड हीरोज तो ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय तो वो सबसे कैसे बोलूं सबसे मशहूर नहीं, लेकिन सबसे सुंदर और सबसे जो वो इतना प्रभाव दे सकती है लोगों को कि उनका नाम हम लोग कभी नहीं भूल जाएंगे, ऐसे जब हम फिल्मों के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई एक डायलॉग? नहीं, ऐसा मैं बड़े से शायद मैं ही दूंगा डायलॉग। पता नहीं, डायलॉग अच्छी तरह नहीं हो। क्योंकि अध्यात्म के लोग हैं तो हमें अध्यात्म की ही बात करनी चाहिए। मतलब मैं अपने उसमें चली गई थी, तो मैं सीख के आई थी रसिया में थैंक यू कैसे बोलना है। हम बोलते हैं स्पसीबा। अस्पसीवा, स्पसीबा, अस्पसीवा। लेकिन हम धन्यवाद बोल सकते हैं। जैसे हम भारत में है तो धन्यवाद, जब हम लोगों से मिलते हैं तो बोल सकते हैं प्रीवियत। प्रीवियत का मतलब हाय, हाय, राम राम, ऐसे ही जी। प्रीवियत होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इस सेटअप के साथ हमारा पॉडकास्ट जो है पूरा अंत तक देखा, तो मैं अपने आप को भी लकी मानूंगी और मैं आपको धन्यवाद भी कहूंगी कि धन्यवाद। और आपको ये हमारा वार्तालाप था वो कैसा लगा, वो चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन चीज़ों को तो मैं बहुत दिल से इंतज़ार करती हूँ। और तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।